वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद मतलब इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? पार्लियामेंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947? किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? इंडिया काउंसिल को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो अगले ही वर्ष की कहानी है 1936 की, यानी लखनऊ अधिवेशन 1936 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था 1935 के अधिनियम को गुलामी अधिकार पत्र? जो बने थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उन्होंने ही, यानी जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ये कौन सा अधिनियम था? 1813 का चार्टर या 1833 का चार्टर या 1853 का चार्टर? इन तीनों में से एक पक्का आंसर है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर। कुल कितने चार्टर अधिनियम हुए? 4 चार्टर हुए। इंपॉर्टेंट 1813 का, 33 का और 53 का है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इन तीनों से ही बनते हैं। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ समस्त व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। जबकि 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य संपन्न करने थे। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया मेला का आयोजन किया जाता है? मुड़िया मेला का आयोजन किया जाता है गोवर्धन में। ऑप्शन नंबर सी। तो मुड़िया पूर्णिमा मेला को, जिसको मुड़िया पूनो मेला भी कहा जाता है, का आयोजन हर वर्ष गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन में गुरु पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की और लौटों का नारा इन्होंने दिया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है एग्जाम में। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने जो है वेदों की और लौटों का नारा दिया था। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। किसके कारण सफलता की बात हो रही है? एनी बेसेंट के ही कारण। ऑप्शन नंबर ए। तो 1879 में कर्नल अलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की भारत आए तथा मद्रास में अड्यार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। और 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखना है? तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए तुलसीदास इसमें सबसे पहले हो गए, 16वीं शताब्दी के हो गए। इसके बाद राजा राम मोहन राय आ जाएंगे। राजा राम मोहन राय के बाद आ जाएंगे दयानंद सरस्वती। और सबसे बाद के हो गए स्वामी विवेकानंद। तो थर्ड सबसे लास्ट में आएगा, यानी 1 2 4 3 बी है इसका आंसर। तो तुलसीदास का काल है 16वीं शताब्दी और राजा राम मोहन राय 1772 से 1833।
दयानंद सरस्वती का 1824 से 1883 और स्वामी विवेकानंद का 1863 से 1902। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है। 1853 में जन्मे यह पश्चिमी भारत के पारसी थे। इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपर्युक्त जो पैराग्राफ है, जो परिच्छेद है, किसके विषय में है? दादा भाई नौरोजी, B.P. बाडिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो परिच्छेद है वो है B.M. मालाबारी के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, बहराम जी मालाबारी। तो देखिए, बहराम जी मालाबारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया और यह सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। 10वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव निम्नलिखित में से कौन था? A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव A.O. ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया और W.C. बनर्जी 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे, कौन थे? ये बंटी का नाम याद रखिएगा। बंटी एक ट्रिक है, मतलब बनर्जी, नौरोजी, तैयबजी, यूले, ये मतलब 85, 86, 87, 88, ये तैयबजी, ठीक है। T फॉर तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी की बात हो रही है। तो ये थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष, 1887 में बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और ये वाई से है जॉर्ज यूले, ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन यानी 1888 की अध्यक्षता की थी और बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 की, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। ये तीनों रहे लेकिन सर सैयद अहमद खान नहीं रहे। तो सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। 1857 के विद्रोह के समय वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वह कंपनी के प्रति पूर्णतः राजभक्त रहे। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मेजनी, ऑप्शन नंबर डी। तो लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मेजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। नंबर 14 पर आ जाइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ पर? इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या नई दिल्ली? कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। तो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे। और जो सचिंद्र सान्याल थे वो इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी विचारधारा के पक्षधर थे? उग्रवादी विचारधारा के पक्षधर लाल, बाल और पाल, यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। उन्होंने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ प्रमाणित किया और इनका
लाला लाजपत राय एवं बाल गंगाधर तिलक के साथ एक त्रिगुट था जिसे संक्षिप्त में लाल बाल पाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है। और चरक की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में, ऋग्वेद में? अथर्ववेद सही है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है। सुश्रुत को या चरक को? सुश्रुत को ही कहा जाता है, करेक्ट है। चरक की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। यह भी सही है। सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो देखिए, औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी तथा अन्य बहुत से रोगों का उपचार शल्य क्रियाविधि से बताया है। और चरक की चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिर्गी और यक्ष्मा के अनेक प्रकार बताए गए हैं। और इस पुस्तक में बड़ी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता है। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 17। विद्वानों तथा रचित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। विद्वान है और इनके द्वारा लिखित गई पुस्तकें। पंच सिद्धांतिका आर्यभट्ट की है क्या? बृहद संहिता वराहमिहिर की है क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है क्या? बताइए कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, बृहद संहिता वराहमिहिर की है, करेक्ट है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम तो 50 बार पढ़ा होगा ना, कालिदास की है। पंच सिद्धांतिका आर्यभट्ट की नहीं है। आर्यभट्ट की तो आर्यभट्टियम है। पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता ये दोनों की दोनों वराहमिहिर की है। तो पहला वाला तो एलिमिनेट कर दीजिए, है नहीं, वो गलत सुमेलित है। केवल 2 और 3, मतलब बी है इसका आंसर। तो आर्यभट्ट की हो गई आर्यभट्टियम, ये आर्यभट्टिय। वराहमिहिर की बृहद संहिता और वराहमिहिर की ही है पंच सिद्धांतिका, और कालिदास की हो गई अभिज्ञान शाकुंतलम। नंबर 18 पर आ जाइए। प्राचीन भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, मौर्यकालीन सिंह की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। और भारत और यूनानी शैली के मिश्रण से गांधार शैली का जन्म हुआ। हुआ क्या? हुआ, करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, मौर्यकालीन पालिशदार सिंह की मूर्ति वाले शीर्ष स्तंभ को भारत सरकार ने राष्ट्र चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। और भारतीय कला और यूनानी कला दोनों के तत्वों के सम्मिश्रण से एक नई कला शैली का जन्म हुआ जो गांधार शैली के नाम से प्रसिद्ध है। और बुद्ध की पहली प्रतिमा इसी शैली में है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। हड़प्पा काल का समाज नगरीय समाज था। और वैदिक काल में समाज अश्वारोही था किंतु पशुपालक नहीं था। क्या दूसरी बात करेक्ट लग रही है क्या? देखिए, वैदिक काल का मतलब सॉरी, हड़प्पा कालीन जो समाज था वो, हड़प्पा मतलब सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, तो करेक्ट हो गया उसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट। वैदिक काल में समाज अश्वारोही था और पशुपालक भी था। ठीक है, पशुपालक था, पशुपालन होता था। अब पहला वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक। तो देखिए, हड़प्पा काल का जो समाज है वो नगरीय समाज था, ना कि अश्वारोही। और वैदिक काल में समाज जो है अश्वारोही और पशुपालक दोनों था। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो बी जो है वो असत्य है, यानी अपना आंसर क्या है? ए। मतलब स्टेटमेंट 2 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से वैदिक काल में राजा की आय का प्रमुख साधन थे या था? वैदिक काल में राजा की आय के मुख्य साधन कौन कौन से हैं इसमें? नजराना तो था ही, उनको मिलता था। युद्ध में की गई लूट। कर था क्या वैदिक काल में? कर नहीं था, टैक्स नहीं था। तो 2 को हटा दीजिए, 2 2 जहाँ पर है, केवल 1 और 3, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य साधन युद्ध में की गई लूट था। वे शत्रुओं से संपत्ति छीनते और विरोधी जनजातियों से नजराना लेते थे। और राजा को दिए जाने वाला यह नजराना क्या कहलाता था? बलि
या चढ़भा कहलाता था? तो हिस्ट्री के ये 20 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस जो है एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। मॉडर्न प्लस एंशिएंट।